गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका तीसरी यूनिट है, बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता। तो इसको हमको करना है और आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये वाला जो है पहले आपका कम नंबर का आता था, लेकिन वर्तमान में ये 20 नंबर का आना है। तो ये यूनिट जो है सबसे ज्यादा बड़ी छोटी यूनिट है, पढ़ने के लिए हमारा कम है इसमें, लेकिन यहाँ से नंबर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये यूनिट को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, सारी थ्योरी से संबंधित है और वो भी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसमें 20 नंबर आपको कवर करने हैं, जिसमें 1 से लेके 6 नंबर तक के सारे प्रश्न आ रहे हैं, यानी छोटे बड़े सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं। यहाँ से 1 नंबर का भी प्रश्न एक आना है, 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, 4 नंबर का एक प्रश्न आना है और 6 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं। यानी बड़े प्रश्न पर आपको ज्यादा फोकस करना है और छोटे छोटे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है। यानी इस यूनिट से हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो हर छोटी बड़ी चीज को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कह लीजिए, क्योंकि पूरे 20 नंबर आपको कवर कराएगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं वास्तव में बाजार क्या है, क्योंकि यहाँ का जो टॉपिक है आपका बाजार के विभिन्न रूप, कितने प्रकार के रूप हो रहे हैं उसके, उसका अभिप्राय क्या है एवं उसकी विशेषताएं। तो बाजार का अर्थ हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, हम मार्केट का मतलब क्या समझते हैं। जैसे हमको किसी चीज की आवश्यकता है, कुछ वस्तु लेना है, तो हम बिल्कुल बोल के निकलते हैं कि हम मार्केट से आ रहे हैं। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, यदि पारिभाषिक शब्दों में आपको उसको लिखना होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और आपस में परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। तो यही क्या हो गया, आपका बाजार हो गया। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको, आप जैसे घर में बोल के निकल रहे कि हम मार्केट से आ रहे हैं, तो मार्केट से आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे कोई बेचने वाला है और आप जाके वहां पे खरीदेंगे। यानी बेचने वाला, वस्तु को बेचने वाला विक्रेता वहां पे बैठा हुआ है, और एक नहीं है, कई प्रकार के विक्रेता कई वस्तुओं के सामान को बेचने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हो और आपस में उनका कंपटीशन भी होता है ना, क्योंकि उसी के कारण देखिए मूल्य में उतार चढ़ाव भी होता है, हम मोल भाव भी करते हैं। तो ये आपका क्या है, बाजार है। स्टोनियर तथा हेड के अनुसार देखिए यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता अथवा विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। निकट संपर्क मतलब हम जब वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हम उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करके उस वस्तु को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसका मोल भाव करते हैं और उस हिसाब से वस्तु को हम खरीदते हैं। पूर्णों के अनुसार परिभाषा दी गई है, अर्थशास्त्री बाजार शब्द से अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां पर की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं के इस प्रकार का स्वतंत्र संबंध होता है कि उस वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सुगमता एवं शीघ्रता से एक समान होने में पाई जाती है। तो ये हो गया कुर्णों की परिभाषा। कोई भी एक परिभाषा आप अच्छे से याद कर सकते हैं, अर्थ आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा जरूर याद करें। यदि 1 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आपको एक परिभाषा, देखिए इस यूनिट से मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी, इस यूनिट से आप कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक छोटी बड़ी चीजों को आप कवर करेंगे। ये मान के चलिए आप 20 में से 20 नंबर आपको पूरा यहाँ पर कवर करना है और आसानी से लिया जा सकता है। अब देखते हैं बाजार के तत्व और उसकी विशेषताएं। तो वास्तव में बाजार के तत्व क्या क्या है। बाजार के तत्व का मतलब है कि मार्केट किन वस्तुओं के कारण, ऐसे कौन से तत्व है जिनके कारण बाजार अस्तित्व में है। तो इसको हम बाजार के तत्व कह सकते हैं। तो देखिए, बाजार के तत्व भी और उसकी विशेषताएं भी। पहले तो एक क्षेत्र होना चाहिए, जो मार्केट है उसमें एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे क्रेता विक्रेता बैठे, यानी वस्तुओं को बेचने क्रय करने की संबंधित सारी योजनाएं वहां पर कार्य करती है। तो एक क्षेत्र होना चाहिए, वो क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, वो क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो पर्टिकुलर एक एरिया होता है कि वहां पे कुछ लोग जो है खरीदी बिक्री का, कहीं दुकानें हैं
यदि हम सब्जी मार्केट भी जाते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं। तो वो क्या है, एक क्षेत्र जो कहलाता है, जहाँ कुछ लोग जो है खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो क्षेत्र ही आपका इसके बाजार का तत्व है। तो पहला है एक क्षेत्र, यानी वो किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि समस्त क्षेत्र से होता है। यदि हम कोई बड़ी वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं, तो हम मान लीजिए ये कहते हैं कि हमको बड़ी शॉपिंग करना है, तो हम रायपुर जा रहे हैं, रायपुर से मार्केटिंग करके आते हैं, दुर्ग से मार्केटिंग करके आते हैं। तो वो क्षेत्र भी जहाँ पे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो क्षेत्र आपका बाजार का प्रमुख तत्व होगा। फिर एक वस्तु, यदि हम मार्केट में जा रहे हैं तो वहां पे वस्तुएं उपलब्ध होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करने हम जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जगह पर या बड़े क्षेत्र में, बड़े शहरों में क्या होता है, एक मार्केट होता है। मार्केट यानी एक वस्तु, किसी खास वस्तु का, यदि हमको कोई स्टील बर्तन लेना है तो उस लाइन में देखिए पूरी स्टील दुकानें होती हैं, जो आपने 11th के कोर्स में पढ़ा भी होगा, फुटकर व्यापार के अंतर्गत, थोक व्यापार के अंतर्गत। तो ये जो है किसी वस्तु का, किसी खास वस्तुओं का व्यापार। तो यहाँ बाजार में सबसे पहले यदि विक्रेता है, क्रेता किसी वस्तु को खरीदने जा रहा है, तो जिस वस्तु को खरीदने जा रहा है उस प्रकार की वस्तु मार्केट में होना चाहिए। मतलब व्यक्ति यदि कुछ विक्रय विक्रय करने के लिए बैठा है, तो उपभोक्ता उसके पास तभी जाएगा जब उसको जो वस्तु चाहिए वो उसके पास में उपलब्ध हो। यानी वस्तु होना चाहिए, पहले क्षेत्र होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, उसके बाद में मार्केट में वस्तुएं उपलब्ध होना चाहिए। तो एक वस्तु, ये इसकी विशेषता होगी। फिर आ गए क्रेता और विक्रेता। अब मान लीजिए क्षेत्र है, वस्तुएं भी उनके पास है, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में क्रेता और विक्रेता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही विक्रेता बैठा है और उसको हम कह रहे हैं हम मार्केट जा रहे हैं, तब तो हम बोलेंगे हम दुकान जा रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर जहां बहुत सारे लोग हो, क्रेता भी हो और विक्रेता भी हो, पर मतलब विक्रेता तो होना ही चाहिए। क्रेता कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विक्रेता उपलब्ध होना चाहिए। तो क्रय विक्रय करने के लिए क्रेता और विक्रेता बाजार में होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं है आपकी, यानी दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है। सिर्फ विक्रेता हो या सिर्फ क्रेता हो तो उसको हम बाजार नहीं कहेंगे, क्रेता और विक्रेता दोनों होना चाहिए। फिर स्वतंत्र प्रतियोगिता, यह भी विशेषताएं है। देखिए एक क्रेता या एक विक्रेता नहीं है, तो यदि आपके विक्रेता अधिक है तो उन लोगों में स्वाभाविक है कंपटीशन होगा। हर कोई दुकानदार चाहेगा कि हमारी वस्तु ज्यादा बिके, लेकिन उसके लिए वो कुछ गलत कार्य नहीं करेगा। जैसा है वो जान रहा है कि मैं यदि बेच रहा हूं तो सामने वाला भी तो वस्तु बेचेगा। तो एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, किसी का बंधन उसके ऊपर किसी प्रकार का नहीं होगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी मार्केट में। फिर एक मूल्य या एक कीमत, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित मूल्य या निश्चित कीमत होगा। वो कम ज्यादा हो सकता है उसकी क्वालिटी के आधार पर, या किसी प्रकार के प्रलोभन के लिए या कंपटीशन के आधार पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मूल्य, प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी प्रकार का मूल्य होगा, उसकी कीमतों का निर्धारण किया जा चुका होगा। तो एक प्रकार से बाजार की ये विशेषताओं में भी हम शामिल कर सकते हैं इसको। 4 नंबर के लायक ये प्रश्न बनता है ना। 3 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर लायक ये प्रश्न नहीं है। तो बाजार के तत्व और विशेषताओं में आप इसको पांचों पॉइंट्स को अच्छे से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका बाजार का वर्गीकरण। क्रेता विक्रेता है, प्रत्येक मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र बना हुआ है, पर उस क्षेत्र में किस किस प्रकार का बाजार है। तो इसको हम बाजार के वर्गीकरण को आप समझ सकते हैं। बाजार का जो वर्गीकरण है, ये देखिए आपके पॉइंट जो है, ये क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, देखिए पहला देखिए, और ये इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। 3 नंबर लायक, 4 नंबर लायक भी प्रश्न आता है और छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। पहला है आपका क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार में इसके 4 पॉइंट है, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं।
फिर है आपका समय के आधार पे, फर्स्ट पॉइंट है आपका क्षेत्र के आधार पे, दूसरा है समय के आधार पे, तीसरा है प्रतियोगिता के आधार पर, फिर है कार्य के आधार पर। तो कई बार इसके प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पे लिखिए, बाजार का वर्गीकरण समय के आधार पे लिखिए, या कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे मतलब उसके पॉइंट सब पॉइंट्स को भी पूछ लिया जा सकता है कि मिश्रित बाजार क्या है, अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं, एकाधिकार बाजार क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। इसमें जो ये जो प्रकार है इनके इसके अंतरों को ज्यादा पूछा जाता है, यानी पूर्ण बाजार अपूर्ण बाजार में अंतर, अपूर्ण बाजार एकाधिकार बाजार में अंतर। यानी यदि आपकी पर्टिकुलर इसकी अलग अलग परिभाषा या इस अलग अलग बारे इसके बाजार के बारे में आपको पता रहेगा तो आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं। इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र के आधार पर बाजार। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार और समय के आधार पर बाजार। तो सबसे पहला वर्गीकरण आप देखते हैं क्षेत्र के आधार पे। पहले तो देखिए बाजार का वर्गीकरण 4 भागों में विभक्त किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और कार्य के आधार पे। तो पहला जो है आपका क्षेत्र के आधार पे, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका स्थानीय बाजार। इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, ये अलग अलग पहले ही आप लिख लीजिए, मतलब जब भी आप रिवाइज करते हैं तो आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये पीडीएफ आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्षेत्र के आधार के 4 प्रकार, समय के आधार पर 4 प्रकार, प्रतियोगिता के आधार पर 3 प्रकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार। इन सब को हमको डिटेल में पढ़ना है। समय के आधार पे लिख लीजिएगा अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार, यानी समय के अनुसार निर्धारण किया गया है। अल्पकालीन में पहले अति, फिर अल्पकालीन, दीर्घकाल, फिर अति दीर्घकाल। प्रतियोगिता में पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और एकाधिकार बाजार। फिर कार्य के आधार पे मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बाजार और श्रेणियों के आधार पे बाजार। इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं क्षेत्र के आधार पे बाजार का वर्गीकरण को। क्षेत्र यानी एक स्थान। अब स्थान छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो आ जाते हैं क्षेत्र के आधार पे बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र यानी पहला पॉइंट है हमारा आप इसका स्थानीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक छोटे से क्षेत्र में अथवा स्थान विशेष तक के सीमित रहते हैं तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार होता है। जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, दूध, सब्जी, मछली, फल, दही एवं रेत। स्थानीय देखिए शीघ्र नष्ट आने वाली चीजें भी स्थानीय बाजार के अंदर आ गई। और साथ ही साथ जो बहुत भारी होती है, जो बहुत दूर तक के नहीं लिया जा सकता, जैसे रेत हो गया, ईंट हो गया, ईंटों का बाजार जो होता है वो स्थानीय मार्केट के, क्योंकि उसका यदि हम दूर तक के लेके जाएंगे तो उसका परिवहन का खर्च ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ईंट का भी बाजार जो कहलाता है, रेत ईंट का बाजार, ये भी आपका स्थानीय बाजार के अंतर्गत रहता है। यहाँ पे एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसा या तो बहुत फल सब्जी वगैरह जो हो गए, दूध दही हो गया, ये मार्केट जो ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए ये वाला बाजार जो है स्थानीय बाजार आपके आसपास के क्षेत्र में बिकेगा। और साथ ही साथ आपका ईंट का है, रेत का बाजार, ये सब स्थानीय बाजार है। यानी एक छोटा क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो ये स्थानीय बाजार कहा जा सकता है, या विकास खंड का या जिले का, ये एक छोटा स्थान तक के है। तो ये है आपका स्थानीय बाजार। फिर आता है आपका प्रादेशिक बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक बड़े क्षेत्र अथवा प्रांत तक फैले होते हैं तो उस वस्तु का बाजार प्रादेशिक बाजार होता है। प्रादेशिक बाजार मतलब एक प्रदेश, प्रदेशों के बाजार, मतलब एक प्रदेश फिर दूसरा प्रदेश, पूरे प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़ का हो गया, राजस्थान का हो गया, फिर आंध्र प्रदेश का हो गया, है ना। इस प्रकार से जो बाजार है ये आपका प्रादेशिक बाजार कहलाता है। प्रादेशिक बाजार में उदाहरण देखिए, पगड़ी एवं साफे का बाजार। पगड़ी एवं साफे का बाजार कहाँ पे आता है? पगड़ी ज्यादातर कहाँ पे नहीं जाती है? ये ज्यादातर राजस्थान वगैरह में हो गया है। तो इस प्रकार का बाजार जो है ये पर्टिकुलर वहां मिलेगा।
यदि हमको का आवश्यकता है हम तो वहां से मंगाना चाहेंगे, है ना। उसी प्रकार लाख की चूड़ियां, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुएं जो प्रसिद्ध हैं, तो अलग अलग प्रदेशों की, तो उस बाजार को हम कहेंगे प्रादेशिक बाजार। फिर आता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार यानी जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। यानी अब हमको वो किसी भी हमारे देश के किसी भी हिस्से में हम चले जाए, वो पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसा बाजार राष्ट्रीय बाजार। जैसे कपड़ा हो गया, गेहूं हो गया यानी अनाज, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान कह लीजिए या हमारे गाड़ी वगैरह कह लीजिए, ये सारी चीजें जो है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कपड़े का मार्केट, अनाजों का मार्केट, ये सारा मार्केट जो हो गया ये राष्ट्रीय बाजार हो गया। ये हम अपने देश में से किसी भी अन्य देशों में, अन्य राज्यों में ले सकते हैं, तो ये बाजार है आपका राष्ट्रीय बाजार। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार एक देश की सीमा के अंतर्गत, प्रादेशिक बाजार राज्य के अंतर्गत, स्थानीय बाजार एक क्षेत्र के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित जो है वो स्थानीय बाजार। अब आता है आपका अंतरराष्ट्रीय बाजार, यानी पूरे विश्व का बाजार। ऐसी वस्तुएं जो पूरे विश्व में मिलेगी और आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, अर्थात उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता दोनों ही पूरे विश्व के विभिन्न देशों में फैले होते हैं, तो उस वस्तु का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जैसे सोना, चांदी, हीरा यानी बहुमूल्य आभूषणों के, बहुमूल्य रत्नों का जो व्यापार होता है पूरे विश्व में होता है। तो इस प्रकार से यदि क्षेत्र के आधार पे, तो ध्यान रखिए 4 प्रकार: स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और फिर आता है आपका अंतरराष्ट्रीय बाजार। ये हो गए आपके क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अब आ जाते हैं हम समय के आधार पर। समय के आधार पर भी 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया गया है: अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। अति अल्पकालीन यानी बहुत कम समय के लिए। तो यहाँ पर भी जो हमने स्थानीय बाजार का देखा, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, वो इसकी परिभाषा में आप डाल सकते हैं। जब वस्तुओं के विक्रेता के पास पूर्ति में वृद्धि करने का समय बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है, तब इस प्रकार के बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। इसमें ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मांग महत्वपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब वस्तुओं के विक्रेता के पास पूर्ति में वृद्धि करने का समय नहीं है, यानी हम मांग कर रहे हैं लेकिन उसका निर्माण करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो ऐसा बाजार जो है अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। यहाँ पर मांग पक्ष अधिक रहता है, महत्वपूर्ण है, और पूर्ति जो है वो पूर्ति कम होती है। पूर्ति क्या है, जितना है उतना ही बेचा जा सकता है। मांग करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन पूर्ति लिमिटेड है, तो यहाँ पे मूल्य जो है कितना भी बढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है आपको मांग उसकी बनी रहेगी। तो ये ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती है, या बहुत किसी खास रेयर समय के लिए जब कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे जो मैंने कमर छठ का जो चावल रहता है, उस चावल का एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा दिया जाता है। तो वो जो है यदि किसी डिमांड अचानक बढ़ भी गई तो भी जितना उसका उत्पादन हुआ है उतना ही उसको बेचा जा सकता है, उसके अलावा उनके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो वो नहीं बेचा जा सकेगा। या यूं कह लीजिए कि यदि दूध वाला आता है, स्थानीय दूध वाले ही होते हैं जो हम दूध लेते हैं, अब वो हमारे पास में दूध ला के दे रहा है और अचानक वो दूध लेकर आया और हम उसको बोल रहे हैं कि हमको 10 लीटर दूध या 10 लीटर दूध एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो बोलेगा यदि कल बताते तो बात होती, आज तो मेरे पास उतना दूध अवेलेबल नहीं है। मतलब मांग है लेकिन पूर्ति उसकी पर्याप्त मात्रा में जितना है उतना ही बेचा जा सकता है, अतिरिक्त नहीं। जैसे सब्जी मार्केट में भी क्या होता है कि कई सब्जी वाले आते हैं और उस दिन का वस्तु उनके पास जितनी सब्जियां लेकर आ रहे हैं उतना ही वो बेच सकते हैं। यदि किसी ने और बोला है कि और चाहिए और
उस वस्तु का कई बार होता ऐसा भी होता है कि वो वस्तु आपको दुकान कहीं मार्केट में सब्जी मार्केट में नहीं मिल रही है, थी तो थोड़ी सी थी, इसके अलावा आपने पूरा मार्केट ढूंढ लिया लेकिन वो चीज नहीं है और उसकी पूर्ति वो तुरंत उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इसलिए ये चीज आती है यहाँ पर, जब वस्तु के विक्रेता के पास पूर्ति में वृद्धि करने का समय बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है, तब इस प्रकार के बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। यानी अब ना तो उत्पादन किया जा सकता है, ऐसे समय का जो है यहाँ पे पूर्ति जो है जितनी उसके पास है उतनी ही पूर्ति की जा सकती है, मांग अधिक होने पर भी। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं भी अति अल्पकालीन बाजार में, स्थानीय बाजार में और यहाँ पर हम रख सकते हैं समय के आधार पर। अब थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए, यानी अब ऐसा मार्केट जहां पे थोड़ा समय है, चलिए ठीक है आज नहीं दे सकते तो ठीक है हमको परसों दे दीजिएगा, या दुकानदार कह रहा है कि मैं परसों ला के दे देता हूं, तो ठीक है परसों। और यदि कुछ कार्यक्रम आज है तो हमको दूध तो आज चाहिए, आज उसके पास नहीं मिलेगा तो हम कहीं से और से प्रबंध करेंगे, और फिर भी नहीं मिल रहा है तो हम अपना मेनू ही बदल देंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको समझौता फिर करना पड़ जाएगा। तो वो अति अल्पकालीन बाजार। अब अल्पकालीन बाजार में आप बोल रहे हैं कि नहीं हम आज नहीं दे सकते हैं लेकिन 2 दिन बाद दे देंगे, तो उसके पास उसका उत्पादन करने के लिए या वो वस्तु लाने के लिए थोड़ा सा समय है। सामने वाले जो क्रय करने वाला है उसने भी बोला ठीक है चल जाएगा मुझे, तो ऐसा वाला जो मार्केट कहलाएगा वो है अल्पकालीन बाजार। यानी इस बाजार में पूर्ति की सीमा कुछ बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह वृद्धि मांग के अनुपात में नहीं होती है। यानी थोड़ा पर्याप्त समय है हमारे पास में कि हम उस वस्तु को घर से या कहीं से लाके आपको उपलब्ध करा सके, तो ये समय कहलाता है, ये वाला बाजार, ऐसे वस्तुओं का बाजार अल्पकालीन बाजार कहलाता है। यहाँ पे कीमतें जो है होती है वो सामान्य होती है, यहाँ कीमतों पर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। अति अल्पकालीन बाजार में कीमतें बढ़ सकती है। फिर आती है दीर्घकालीन बाजार। अब बाजार में विक्रेता के पास पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय होता है, यानी जैसे फलस्वरूप इसके फलस्वरूप क्या होता है, कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे हम सीजन के अनुसार जो मार्केट, अभी राखी का मार्केट आ रहा है, होली का मार्केट आ रहा है, दिवाली का मार्केट आ रहा है, मतलब सीजन आ रहा है, तो जो जो त्योहार आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास समय है कि इस समय में हम वो चीजें बना ले। फटाकों की, दिवाली के समय फटाकों की बिक्री होती है तो फटाकों का निर्माण कर लिया जाएगा, उत्पाद उसका प्रोडक्शन जो है किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार होली के समय गुलाल की मांग होती है तो बना लिए जाएंगे, कलर की मांग होती है वो बना लिए जाएंगे। तो ये जो है समय होता है वो दीर्घकालीन, क्योंकि हमको मालूम है कब किस समय किस चीज की आवश्यकता होगी, तो अभी समय है, उस समय में उसका उत्पादन कर लिया जाएगा। तो इस बाजार में विक्रेता के पास पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय होता है। फलस्वरूप कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति का दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। फिर अति दीर्घकालीन बाजार, इस बाजार में और अधिक समय मिलेगा। इस बाजार में विक्रेता के पास इतना अधिक समय होता है कि वह उपभोक्ता के प्रभाव, रुचि और फैशन के अनुरूप वस्तु का उत्पादन कर सकता है। इस अवधि में नवीन फर्म भी उत्पादन में लग जाती हैं। इस समय में इतना समय होता है कि नई नई कंपनियां, नए नए जो कारोबारी है वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे यही वाला सीजन के हिसाब से यदि हम सोच रहे हैं कि हमको कोई किसी चीज का उत्पादन करना है, कपड़ा मार्केट में आना है, तो हम बिल्कुल रुचि के अनुसार, फैशन के अनुसार आ गए, नए व्यापारी उद्यमी आ गए और उन्होंने अपने फैशन के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अवधि काफी है और आप पूर्ति का प्रभाव भी यहाँ अधिक होता है, यानी बहुत सारे विक्रेता भी इस क्षेत्र में लगे होते हैं। तो ऐसा मार्केट कहलाता है अति दीर्घकालीन बाजार, जहां पर्याप्त समय आपको मिलता है उसमें कम ज्यादा करने के लिए। तो इस प्रकार से समय के आधार पर बाजार जो है ये 4 प्रकार से वर्गीकृत है: अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। तो ये 2 प्रकार हो गए। क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार पढ़े हमने, समय के आधार पर 4 प्रकार पढ़े हमने साथ में। अब आते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर 3 प्रकार है। ये जो 3 प्रकार है, पहला है आपका पूर्ण बाजार।
पूर्ण बाजार यानी जब क्रेता और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। इसमें सभी को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, क्रेता और विक्रेता जो है वो आपके संख्या में अधिक होते हैं। वस्तु विभेद यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नहीं, एक जैसी वस्तुएं आपको मिलेगी और ये भी व्यक्ति बेच रहा है मतलब एक विक्रेता बेच रहा है, दूसरी दुकान में भी उसी प्रकार की वस्तुएं हैं और अलग अलग कीमतें भी नहीं है और खरीदने वाले भी अधिक है और बेचने वाले भी अधिक है। ऐसा बाजार पूर्ण बाजार कहलाता है। देखिए पूर्ण बाजार के इसमें आपकी विशेषताएं भी दी हुई है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वाले प्रतियोगिता के आधार पर बाजार जो है ये बड़े नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर लायक भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। इसके डिटेल में आपको दिया भी है आपकी बुक में, उस पर भी हम आएंगे। पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताओं को लेते हुए, क्योंकि उसका और अधिक वर्गीकरण जो है आगे और हमको पढ़ना है। तो देखिए पूर्ण बाजार, पूर्ण बाजार पहले यहाँ पे विशेषता है इसकी ध्यान दीजिए, परिभाषा में ही लिखा हुआ है। इसके बीच में क्या होता है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी। ये देखिए पूर्ण, पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई, संख्या अधिक हो रही है। फिर बाजार की पूर्ण जानकारी, ये इसकी और एक विशेषता हो गई। फिर वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, ये एक विशेषताएं हो गई। अब इसको हम पॉइंट्स के आधार पे देखते हैं तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या सबसे अधिक होती है। फिर क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होगी, मतलब सिर्फ विक्रेता को ही बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं है, जो खरीदार है उसको भी बाजार की पूर्ण जानकारी है। मान लीजिए मुझे किसी प्रकार का कपड़ा खरीदने जाना है तो मैं जानती हूँ किस किस्म के कपड़े होते हैं, तो मुझे उन कपड़ों की किस्म, होजियरी कपड़ा कौन सा है, कॉटन कपड़ा कौन सा है, उनकी किस्म और उसके मूल्य कैसे होंगे, सबकी जानकारी है। तो ये हो गया इसकी विशेषताएं। वस्तु विभेद नहीं, अलग अलग बहुत कीमतों में अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये है आपकी प्रतियोगिता के आधार में पूर्ण बाजार की विशेषताएं। फिर आपका देखिए दूसरा अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए, यहाँ क्रेता और विक्रेता अपेक्षाकृत कम संख्या में होंगे, यहाँ अधिक है तो यहाँ कम है। यहाँ प्रतियोगिता का अभाव होगा, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं। देखिए जब क्रेता और विक्रेता अधिक नहीं होंगे तो उनके बीच में प्रतियोगिता भी फेयर नहीं होगी, कम होगी। फिर बाजार का पूर्ण ज्ञान यहाँ पर नहीं होता, तो इसकी विशेषता या परिभाषा भी, पूर्ण का याद रखिए तो अपूर्ण का उसका अपोजिट होगा। फिर आता है एकाधिकार बाजार। अब ये शब्द ध्यान रखिए, एकाधिकार यानी एक का अधिकार। जब किसी बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता हो और कोई प्रतिद्वंदी ना हो तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु भी ना हो, तब ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है तथा कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए फिर से बता देती हूँ, एकाधिकार यानी ऐसी वस्तुओं का बाजार जहां पे एक ही विक्रेता है, यानी जो उत्पादन कर रहा है वो एक ही व्यक्ति उत्पादन कर रहा है पूरे देश में मान लीजिए, और उसके जैसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, वही व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, वही वस्तु बेच रहा है, तो उसके मूल्य पर भी उसका नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई कंपटीशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि कोई और वैसी वस्तु बेच ही नहीं रहा है, उसके जैसी कोई वस्तु नहीं है, तो यहाँ कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कीमत और पूर्ति दोनों पर उस व्यक्ति का ही नियंत्रण होगा जो व्यक्ति उस वस्तु को बना रहा है और बेच रहा है। तो ऐसा बाजार एकाधिकार बाजार होता है। मतलब आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि ऐसी प्रकार की कोई वस्तु दूसरा कोई तैयार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपने देश में जो है, जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है वो सरकार के अधीन होता है। ये किसी और प्राइवेट कंपनी या किसी प्रकार की कोई कंपनी जो है इसका निर्माण नहीं कर सकती और ना ही इस वस्तु को बेच सकती है। तो इस प्रकार का बाजार जो है यहाँ पे ऐसी वस्तु का बाजार जिस पर किसी एक का ही अधिकार है, यानी वही बना रहा है,
तो वह हो गया एकाधिकार बाजार। अब यहाँ पे पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और एकाधिकार बाजार, ये प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण के 3 रूप हो गए। अब आते हैं हम कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, इसके भी 4 पॉइंट है। पहला है आपका मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार, जब किसी बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे मिश्रित, यानी अब प्रत्येक जगह मतलब सभी प्रकार की वस्तुओं का बाजार है। जैसे आप दिल्ली का चांदनी चौक चले जाइए, मेरठ का सदर बाजार, रायपुर का गोल बाजार, या कोई किसी भी प्रकार का मॉल हो गया या सुपर बाजार हो गया, या आपका जैसे डीमार्ट वगैरह जाते हैं, जहाँ पे आपको राशन का भी सामान मिल रहा है, जहाँ आपको कपड़ा भी मिल रहा है, प्लास्टिक का भी मिल रहा है, स्टील का भी मिल रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी मिल रही हैं, तो ऐसे सब बाजार को क्या कहेंगे हम? मिश्रित बाजार। फिर आते हैं विशिष्ट बाजार। सेकेंड पॉइंट देखिए, विशिष्ट बाजार, जब किसी बाजार में किसी एक विशेष वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार को विशिष्ट बाजार कहेंगे। जैसे आपका सब्जी का जो मार्केट होता है, थोक मार्केट लगता है, तो वहां सिर्फ आपको सब्जियां मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अनाज मंडी में चले जाए तो वहां पे सिर्फ आपको अनाज, हर प्रकार का अनाज आपको मिलेगा, उसमें भी कई वैरायटी में मिलेगा, तो ये बाजार कहलाते हैं विशिष्ट बाजार। फिर थर्ड आता है आपका नमूने द्वारा बाजार। जब कोई वस्तु नमूनों के आधार पर बेची एवं खरीदी जाती है तो उसे नमूनों के द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं। नमूनों का द्वारा यानी कई बार क्या होता है, उत्पादक जो होते हैं, कंपनी के जो निर्माण करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े सैंपल के आधार पर किसी व्यक्ति को भेजते हैं। तो क्योंकि देखिए जो फुटकर व्यापारी है वो सारे के सारे उनके पास नहीं जाते, तो क्या होता है, ये लोग मार्केटिंग करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, छोटा छोटा सैंपल लेके भेजते हैं, चाहे वो अनाज का भी हो सकता है या है कपड़े का भी हो सकता है, और वो उन लोगों के पास, फुटकर व्यापारियों के पास जाते हैं, उनको वो सैंपल देते हैं, सैंपल पसंद आता है, वो कुछ रखते हैं, यदि लोग खरीदार मिल गए तो फिर वो ऑर्डर देते हैं और ज्यादा सामान लाके बेचते हैं। तो ऐसे बाजार को हम कहते हैं नमूने द्वारा बाजार। ऐसा बाजार जो है थोक व्यापारी के द्वारा किया जाता है। फिर आता है श्रेणियों के आधार पर बाजार। जब किसी वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे श्रेणियों के आधार पर बिक्री बाजार कहते हैं। यह भी बाजार जो है प्रायः थोक व्यापार में होता है। अब देखिए, यदि कपड़ों में ही कहा जाए तो कपड़ों में भी बच्चों के कपड़े अलग, महिलाओं के कपड़े अलग, पुरुषों के कपड़े अलग, सूट का अलग, साड़ियों का अलग, जीन्स का अलग, टी शर्ट का अलग, इस प्रकार से अलग अलग जो श्रेणियां विभक्त कर दी है तो ये थोक व्यापारी करते हैं, और इस प्रकार का बाजार कहलाया जाता है श्रेणियों के आधार पर बाजार। तो ये हो गए कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसके भी आपके 4 पॉइंट्स ध्यान रखिए, अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वस्तु की विशेषताओं के आधार पर और देश की आंतरिक दशाओं के आधार पर। 2 प्रकार से है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि देश की आंतरिक दशाओं के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करो तो उसके पॉइंट्स अलग आते हैं। वस्तु की विशेषताओं के आधार पर बाजार को के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, और ये 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो वस्तु की विशेषताओं के आधार पर तो हम आसानी से लिख लेते हैं, बहुत सरल है इसका। पहला पॉइंट है आपका व्यापक मांग। मांग अधिक होगी तो बाजार स्वाभाविक है बढ़ेगा और नए दुकानदार आ जाएंगे उस वस्तु को बेचने के लिए। तो वस्तु की विशेषताएं यानी व्यापक मांग के आधार पे, देखिए हमेशा राशन की चीजें जो है वो हमेशा जरूरत पड़ती है, कपड़ों का मार्केट जो है, तो लोग देखिए उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण या दुकानें लगाना पसंद करते हैं जिसमें जिन वस्तुओं की मांग हमेशा बनी रहती है। तो ये बाजार का विस्तार, कौन सा बाजार ज्यादा लाभ देता है या हमेशा उसकी मांग बनी रहती है, तो व्यापक मांग यदि है तो ऐसा बाजार जो है, ऐसी वस्तुओं का बाजार जो है वो अधिक बढ़ाया जा सकता है। फिर वहनीयता। वहनीयता मतलब क्या है? पहला हो गया व्यापक मांग, दूसरा है वहनीयता। वहनीयता यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो वस्तुओं ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की वस्तुओं का, जैसे यदि मान लीजिए हमको लोहा वगैरह कहीं से लाना है
तो बहुत दूर से हमको लाना होता है तो हमको दिक्कत जाएगी, ज्यादा स्थान घेर रहा है। तो ऐसे वस्तुओं जो है, ऐसे बाजार जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खर्चे, परिवहन के खर्चे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के खर्चे, ये सारे खर्चे बढ़ते हैं। तो वहनीयता जो है यह भी आपके बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। फिर टिकाऊपन, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ होती है, वो वस्तुएं जो है आप बिके ना बिके आपके पास रहेगी, खराब नहीं होगी। तो टिकाऊपन वस्तुओं का बाजार जो है ये बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। वही आपका दूध दही का बाजार, वो लंबे समय तक के नहीं रहेगा। कुछ खाद्य प्रोडक्ट जो पदार्थ है वो भी, उसकी भी लिमिट रहेगी। तो इस प्रकार से टिकाऊपन जो है उसका भी वस्तुओं की विशेषता बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। फिर पूर्ति की पर्याप्तता, हम तो विक्रय कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, क्या वो वस्तुओं का उत्पादन उस मात्रा के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। तो यदि वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी तो बाजार जो है वो अच्छे से कार्य करेगा। तो पूर्ति की पर्याप्तता भी जो है ये बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। फिर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, मार्केट में एक वस्तु जैसे बनी है तो उसी प्रकार की कई प्रकार की अलग अलग टाइप से थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके उस टाइप की स्थानापन्न वस्तुएं भी बनी हुई हैं। तो जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध होगी तो उस वस्तु का बाजार जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा, यदि बहुत ज्यादा उसका उत्पादन कर दिया जाएगा तो वो आपको दूसरी वस्तुएं बिकी तो आपकी वस्तु रह जाएगी। तो इस प्रकार की जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध है तो इसका विस्तार जो है बाजार को प्रभावित कर सकता है। कीमत की स्थिरता, जिसका मूल्य स्थिर होता है, जिन वस्तुओं के मूल्यों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो यह वस्तु की विशेषताएं भी जो है आपके बाजार को प्रभावित करती है। नमूने एवं ग्रेड की सुविधा, कई बार ऐसे वस्तुओं का बाजार जो हम वस्तुएं लेके नहीं जा रहे हैं लेकिन नमूनों के द्वारा हम उसके ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऐसे वस्तु की मतलब जिसका नमूने हम पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो पूरा के पूरा हमको ले लेके नहीं घूमना या हमको किसी को सामने नहीं लाना है। तो नमूने और ग्रेड की सुविधा वस्तु की विशेषताओं में यदि है तो ऐसी वस्तु का विस्तार भी जो है, मतलब विशेषता बाजार को प्रभावित करेगी, विस्तार करेगा, बाजार बढ़ेगा ऐसे वस्तुओं का। तो इस प्रकार से बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व वस्तु की विशेषता के आधार पर, फिर है देश की आंतरिक दशाओं के आधार पर। देश की आंतरिक दशा, एक देश जो है जहां शांति है, सुरक्षा है, वहां बाजार अच्छा रहेगा। और ऐसा देश जहां पर हमेशा लड़ाई वगैरह हो रही है, कभी भी कुछ बम चल रहे हैं, कभी भी गोलीबारी हो रही है, तो वहां पर कभी भी अच्छे से मार्केट नहीं होगा। कब दुकानें बंद करना पड़ जाए, कब नुकसान हो जाए, कब आग लग जाए, कब कौन क्या कर ले। तो ये वाली चीजें जो है बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। यानी देश की आंतरिक दशा, उसकी विशेषताओं में शांति एवं सुरक्षा जहां पर होगी वो वहां पर अच्छे से कार्य होगा। फिर यातायात एवं संचार के साधन, परिवहन के साधन होना चाहिए। देश की आंतरिक दशा यानी प्रत्येक प्रदेशों में यदि यातायात के संचार के साधन अच्छे हैं, सारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आप इधर से उधर बात कर सकते हैं, वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं। फिर सरकार की पॉलिसी नीतियां अच्छी होगी, गवर्नमेंट वहां पे अच्छा कार्य कर रही, सुविधा प्रदान कर रही है, कुछ नियमों में शिथिलता प्रदान कर रही है, सहयोग प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार की सरकार की नीतियों से भी बाजार बढ़ेगा। आर्थिक स्थायित्व, लोग जो है उनकी आर्थिक संपन्नता है। आर्थिक स्थायित्व यानी लोगों के पास पैसों की आपूर्ति के लिए है, साख का निर्माण, उनके पास साख भी उपलब्ध हो रही है, यानी किसी प्रकार की पैसों की कमी नहीं है। तो मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो है वहां व्यापारी उद्यमी वर्ग बढ़ेगा। श्रम विभाजन, कार्यों को बंटवारा कर दिए हैं, आप सुगमता पूर्वक आपकी योग्यता के अनुरूप कार्यों का बंटवारा करके कार्य कर रहे हैं, तो बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य हम कर सकते हैं। तो श्रम विभाजन अच्छे से होगा। फिर आती है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली मतलब आपके पास बैंकिंग सुविधा, साख की सुविधा, सारी सुविधा यदि आपको मिले आपके देश में, तो आप जो है नए नए उद्यमी तैयार होंगे, नए नए लोग व्यापार करेंगे, सीखेंगे,
उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इस प्रकार सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भी व्यापार जो है वो उसका विस्तार होगा, बाजार का विस्तार होगा। यानी किसी प्रकार की पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप खरीदी लेन देन जो भी है, पैसों की पूर्ति जो है बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। आपको लोन अवेलेबल है आपकी सहायता के लिए। बैंक आगे आपका सब जो लेन देन है वो प्रक्रिया करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से आप बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों में देश की आंतरिक दशाओं के आधार पर इसको आप समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स, इसके अनुसार भी 6 पॉइंट और उसके अनुसार भी 6 पॉइंट मिले जुले तो याद रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलग अलग 6 पॉइंट भी आप तैयार करेंगे, जो आपका 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो है आप लोग थोड़ा सा एक बार घर में पढ़ेंगे जरूर, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें से कोई भी समस्या है तो आप इसको मुझसे फिर कल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतना पूरा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।